हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू आपका और हमारा एक छोटा सा चैनल दैट इज शेख फैजान। तो इन द टुडेज वीडियो द टॉपिक व्हिच वी आर गोना डिस्कस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इन द लास्ट वीडियोस हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वी डिस्कस वेरियस टॉपिक्स। अगर आपने यहां तक पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की है देन सलाम अलैकुम, अगर नहीं की है तो देखो जाके। तो इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोना लर्न स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो है कर्व या ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कुछ डिफरेंट तरीके से आज पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो आपके सामने जिसे आप एक्स एक्सिस बोलते हो ना, ये जिसे आप क्या बोलते हो एक्स एक्सिस, उसको मैंने माना है स्ट्रेन। दिस इज आवर स्ट्रेन। एंड ये जो जिसे हम वाई एक्सिस मानते हैं तो उसे मैंने माना है स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यूज है, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यूज है। देखिए सबसे पहले हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए। अगर आप अपने क्लास 10th में कोई भी ग्राफ बनाते थे मेरे बेटा, तो आप वो कैसे बनाते थे? ठीक है, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा एंड एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक। तो बहुत ही जीरो लेवल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप क्लास 10th में कोई भी ग्राफ बनाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस में या कोई भी आप टॉपिक में आप ग्राफ बना सकते थे, ग्राफ बनाते थे, तो आप ग्राफ में सबसे पहले क्या बनाते थे? आप ग्राफ में एक एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस लेते थे, वाई एक्सिस। ओके, तो फिर आप क्या करते थे? फॉर एग्जांपल आप एक्स के वैल्यूज, आपको एक्स के वैल्यूज गिवन होते थे, आपको एक्स के वैल्यूज गिवन होते थे, आपके पास जो थे वाई के वैल्यूज, आई मीन वाई के वैल्यूज गिवन थे। तो फिर आप क्या करते थे? इन डिफरेंट पॉइंट्स में, इन डिफरेंट चीज़ों के आप को एक्स के वैल्यूज ढूंढते थे, वाई के, फिर वो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे ड्रा करते थे, फिर वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर आप जब उन सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो आपके पास क्या आता था? एक ग्राफ आता था, ठीक है। तो वैसा ही मामला यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान जो ग्राफ है, ये एक जनरल ग्राफ है एंड आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि ये ग्राफ कैसे क्या आता है, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपने हुक्स लॉ में ये बात पढ़ी है मेरे बच्चे। तो क्या पढ़ा है आपने हुक्स लॉ में? आपने हुक्स लॉ में ये पढ़ा फ्रॉम हुक्स लॉ, आपने ये बात पढ़ी है कि जो आपके पास जो स्ट्रेस है ना, जो आपके पास स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। ये बात आप सब लोगों को क्लियर है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। अगर आपको ये बात पता है कि जब भी दो क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होगी तो उनके दरमियान जो ग्राफ आता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है बच्चा? मेरे बच्चा लीनियर होता है। क्या होता है मेरे बेटा, मेरे दोस्त? लीनियर होता है, ठीक है। तो कैसे? जैसे अगर आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा है, आप वहां पे ये देखते हो कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i एंड द ग्राफ कम्स आउट टू बी लीनियर, लिखते भी हो, देखा भी होगा आपने। वैसे अगर इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बोला था मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, आपको हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। तो इस चीज में कंफ्यूजन है। देखिए अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है, माना कि ये x है, माना कि ये मेरे पास x है, एंड माना कि जो ये क्वांटिटी है ये मेरे पास है y, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, which I mean to say that कि जितना x है उतना y भी है। मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स आई मीन टू से दैट y की वैल्यू किसके बराबर है? अगर मैं ऐसे बोलता हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, which means that अगर x की वैल्यू है बराबर x की वैल्यू है बराबर 5, तो मेरे बच्चे जो मेरे पास y की वैल्यू है वो भी किसके बराबर है? वो भी 5 के बराबर है। अगर x की वैल्यू है बराबर 7, तो उसकी वैल्यू भी किसके बराबर है? शाबाश, 7 के बराबर। अगर इसकी वैल्यू है बराबर 9 या 8 व्हाटएवर, तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो जब मैं इन सब चीजों का क्या बनाऊंगा बच्चे? ग्राफ बनाऊंगा। इन सब चीजों को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? लोकेट करूंगा, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं लोकेट करूंगा। देखिए कैसे आता है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मींस ये पॉइंट, ओके, एंड x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 मींस ये पॉइंट, एंड x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 मींस समवेयर हियर, एंड x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि दोनों क्वांटिटीज जब प्रोपोर्शनल होगी तो उनके दरमियान जो ग्राफ है वो क्या आएगा? लीनियर। देखो कैसे आएगा। When I join all the points, graph comes out to be linear। आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया। तो अब से आप हमेशा ये बात याद रखेंगे, जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मींस जितनी एक क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो उनका जो ग्राफ है मेरे बेटा वो हमेशा लीनियर आएगा। अच्छा, यही बात मैं आप लोगों को यहां पे समझाऊंगा। अगर मैं बताता हूं फ्रॉम हुक्स लॉ, जो मेरे पास स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन। अब आप मुझे बताइए, तो इनके दरमियान जो ग्राफ है वो किसके बराबर आएगा? शाबाश, वो किसके बराबर नहीं, क्या आएगा? वो लीनियर आएगा, ओ से लेकर ए तक। तो मैं ये बोलूंगा कि ओ से लेकर ए तक जो ग्राफ है हमारे पास, ये क्या है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ओ से लेकर ए तक जो ग्राफ आएगा वो है लीनियर ग्राफ। एंड उसके बाद ए को हम बोलते हैं दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी याद रखेंगे, नोट करके लिखेंगे। दिस पॉइंट ए जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप भूल जाइए ए के बाद ये सारा ग्राफ जो है, फिलहाल आप ये भूल जाइए, सिर्फ ओ से लेकर ओ तक थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करिए। अच्छा, ओ से लेकर ए तक जो ग्राफ आया वो हमारे पास लीनियर ग्राफ आया, एंड ए को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, अगर मैं ओ से लेकर ए तक इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप आएगा इसका बराबर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, एंड इसको हम बोलते हैं सर, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है ना बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत बढ़िया, वही बात तो आपको समझ आई। सो वी कैन से जो स्लोप आएगा ओ से लेकर ए तक वो आएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा ओ से लेकर ए तक। अभी हम अब इस ओ से बाहर निकलेंगे। अब जब हमने ओ से बाहर जाए, ओ से बाहर जब हम निकले तो हम बी तक पहुंच गए। एंड दिस बी, व्हाट इज दिस बी? दिस बी इज माय इलास्टिक लिमिट। देखिए, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट देखिए, बेसिकली अगर आप एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट होता है, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो वहाँ पे एक मशीन होती है, दैट्स यूटीएम, जिसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बाज़ाता तौर पे एक मटेरियल को लेते हैं, उस पर स्ट्रेस देखते हैं कितना डेवलप हुआ, स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, एंड फिर उन वैल्यूज को नोट करते हैं, फिर जो ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह का ग्राफ आता है जिस तरह आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, जब अगर आप में से किसी ने इंजीनियरिंग की तो वहाँ पे आप लोग ये चीज देख सकते हो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक जनरल ग्राफ समझाता हूँ, ये सब कैसे आया। ठीक है, तो मैं भी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये आपने ये कर्व कैसे ले ली, कैसे हुआ, ये कैसे हो गया? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस पॉइंट बी, ये पॉइंट बी जो मेरे पास है, दिस इज माई, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या हम उससे यील्ड लिमिट भी बोलते हैं। अब ये सर इलास्टिक लिमिट क्या होता है? मैंने कई बार अपनी वीडियोस में इलास्टिक लिमिट का वर्ड यूज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड अप टिल बी, अगर मैंने बी तक डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, अगर मैंने मेरे बच्चे डिफॉर्मिंग फोर्स को बी तक रिमूव किया, वायर रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। चाहे मैं वायर या किसी भी इलास्टिक बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा था, तो व्हेन आई रिमूव दैट एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन अप टिल बी। अगर मैं बी तक यहाँ पे किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ इवन बी तक, द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ओ तक वापस आ जाएगी, ओ तक वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं बोलता हूं पॉइंट बी इज माई इलास्टिक लिमिट। अच्छा, यहीं पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो डी है आपके पास, ये जो आपके पास है ना, ये डी, ये वाला डी पॉइंट, दिस डी पॉइंट डी1, तो ये जो डी है आपके पास, ये डी, तो ये डी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डी पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू है। इस डी पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। तो डी पॉइंट इज व्हाट, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस है उसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी मेरे बच्चे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया। यहां तक आई होप आप सभी लोगों को सारी बातें समझ आ रही होंगी। नाउ अब सर ओ से लेकर ए तक तो आपने बोला कि यहां पर क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है। अब ए से लेकर बी तक क्या है? देखिए, ए के बाद हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को पार किया है। इट मींस ए से लेकर बी तक स्ट्रेस इज नॉट नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। का वहां मेरे साथ बोलिए, स्ट्रेस इज नॉट नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो मैंने यहां पे ऐसे लिखा है, क्या लिखा है मैंने, कि यहां से ए से लेकर बी तक, जो मेरे बेटा यहां से लेकर है ना, ए से लेकर बी तक, नाउ स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड और नॉट? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन यस और नो। ठीक है, तो अगर समझ आए तो राइट डाउन यस, अगर नहीं तो बोलो नो। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वेरी गुड, बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद जब मैं ऐसी बात करूंगा कि फिर सर
इट मीन्स ओ से लेकर बी तक। देखिए अब ओ से लेकर बी तक मैं किसी भी पॉइंट पे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो बॉडी है वो रीगेन करती है इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स ओ से लेकर बी तक जो एक रीजन है सर, और इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। हाँ आप लोग तो बहुत काबिल हो, वही से बोल रहे हो सर, दिस इज इलास्टिक रीजन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो ओ से लेकर बी तक जो रीजन है मेरे बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। बहुत बढ़िया। सो ओ से लेकर बी तक जो आपके पास रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड आवर इलास्टिक रीजन। इट मींस अगर हम इस रीजन में कहीं पे भी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें, द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। समझ आई बात कि नहीं आई? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब बी के बाद, ये हमने सारा मामला समझा, अब टिल बी तक हमने ये सारा मामला समझा। अब बी के बाहर थोड़ा बहुत हम निकलते हैं। बी के बाद आफ्टर बी क्या होगा? आफ्टर बी मैं ये देखता हूं, आप अगर ग्राफ को बहुत क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्ट्रेस है वो बहुत कम कम बढ़ रहा है, लेकिन जो बेटा स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है। देखो स्ट्रेन दौड़ते दौड़ते जा रहा है, स्ट्रेन चलते चलते जा रहा है, स्ट्रेस चलते चलते जा रहा है, एंड स्ट्रेन दौड़ते दौड़ते जा रहा है। इट मीन्स स्मॉल स्ट्रेस है। क्या है मेरे बेटा? स्मॉल स्ट्रेस है। the stress is very small but the strain is very large। but the strain क्या बढ़ रहा है? largely बढ़ रहा है, and small stressful। and one more thing that is, सर अब हमें ये बताइए क्या आफ्टर बी इलास्टिसिटी रहेगी? मैंने बोला इलास्टिसिटी किस में रहेगी? ओ से लेकर बी तक रहेगी, क्योंकि ओ से लेकर बी तक जो हमारे पास रीजन है वो क्या है? एक इलास्टिक रीजन है। सो हम ये बोलेंगे कि ओ से लेकर बी, आफ्टर बी जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो नहीं रहेगी, इलास्टिसिटी मर जाएगी, वो नहीं रहेगी। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा सर, अगर हमने यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, आफ्टर बी की बातें हो रही है, जितने भी मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में बातें लिखी है, तो ये सिर्फ है आफ्टर बी। आफ्टर बी जब मैंने डिफॉर्म फोर्स को रिमूव किया तो मैं ये देखता हूं कि नाउ द बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन आएगा। एंड जब भी किसी चीज में, जब भी किसी बॉडी में हम देखते हैं कि परमानेंट स्ट्रेन आ जाए, जब भी किसी बॉडी में एक परमानेंट स्ट्रेन टाइप आ जाए, तो हम उस रीजन को क्या बोलते हैं? दिस इज प्लास्टिक रीजन। देखिए अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आटा लाया था, या मैंने बोला था प्लास्टिक सॉलिड्स की हमारे पास एग्जाम्पल है, आटा है, जैसे हमारे पास मड है, जैसे हमारे पास पुट्टी है, तो उनमें क्या होता था जब हम उन पे फोर्स अप्लाई करते थे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मड है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ये मेरे पास मड है, तो मैंने इस मड पे फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस मड पे ऐसे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो मैंने इस मड पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया ऐसे, तो मैं ये देखता हूं कि इस मड में क्या आ गया? इस मड में एक परमानेंट स्ट्रेन सा आ गया, इस मड में एक परमानेंट स्ट्रेन सा आ गया। नाउ व्हेन आई रिमूव द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने इस बॉडी को वहां पे नाम दिया था कि ये जो मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास है कौन सी बॉडी? ये मेरे पास है प्लास्टिक सॉलिड। सो जब किसी बॉडी में तो परमानेंट स्ट्रेन आ जाए तो मैं ऐसे बोलता हूं कि वो रीजन जिसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाए, दैट रीजन इज प्लास्टिक रीजन। अच्छा, जो ये प्लास्टिक रीजन है वो इलास्टिक लिमिट के बाहर होता है या इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है? तो इलास्टिक लिमिट के बाहर जब हम जाएंगे तभी जो हमारे पास एक परमानेंट स्ट्रेन आएगा, एंड उस रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। सो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करके ये बता सकता हूं, हम ये बात बता सकते हैं यहाँ पे कि जो बी से लेकर डी तक ये रीजन है ना मेरे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा रीजन है ये? शाबाश, ये प्लास्टिक रीजन है। कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन है। बात याद रखेंगे, दो चीजें इस ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इलास्टिक रीजन, एक तो प्लास्टिक रीजन। ओ से लेकर बी तक जो रीजन है, ओ से लेकर बी तक इलास्टिक रीजन है, एंड बी से लेकर डी तक जो रीजन है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ तो ओरिजिन है वैसे, तो ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है। नाउ अब आती है बारी इस ई को समझने की। देखिए ई वो पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं रप्चर पॉइंट। इस पॉइंट पे बॉडी क्रैक होके ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, तो ई इज माई रप्चर पॉइंट। यहां पे मैंने इसे लिखा भी है, जो हमारे पास पॉइंट ई है वो क्या है मेरे बच्चे? रप्चर पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया ये सारा ग्राफ, ये सारा मामला आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। देख लीजिए
अब इस ग्राफ की मदद से हम टाइप्स ऑफ मटेरियल समझेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है, हर जगह काम आएंगे। देख लीजिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ने वाले, चलिए शुरू करते हैं, शुरू कर 1 2 3। द फर्स्ट टाइप इज दैट इज डक्टाइल मटेरियल। हम डक्टाइल मटेरियल किन मटेरियल्स को बोलेंगे? देखिए डक्टाइल मटेरियल्स उन मटेरियल्स को हम बोलेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, जिनका प्लास्टिक रीजन जो है वो लार्ज होगा। किन मटेरियल्स को बोलेंगे शाबाश? जिनका प्लास्टिक रीजन जो है वो लार्ज होगा। उन मटेरियल्स को हम, रिपीट कर रहा हूं मैं, उन मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स बोलेंगे जिनका प्लास्टिक रीजन जो है वो लार्ज होगा। इट मींस अगर आपको कभी बोला जाएगा कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए डक्टाइल मटेरियल, इट मींस आपको बी से लेकर डी जो है ना, इसे लार्ज बनाना पड़ेगा। दिस इज, तो हम उसे तब बोलेंगे कि दिस इज द ग्राफ ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो क्या होता है डक्टाइल मटेरियल? जिसका प्लास्टिक रीजन लार्ज हो। इट मींस जिसका प्लास्टिक रीजन लार्ज हो, कुछ टाइम लगेगा उसे ब्रेकिंग या रप्चर पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सो लाइक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, कौन कौन से मटेरियल्स हमारे पास है जो कि है डक्टाइल मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉपर बहुत ही पॉपुलर चीज है कॉपर। जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, हम वायर्स चूज करते हैं ना, वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। अच्छा, गोल्ड मस्तूरातुल फेवरेट ही, तो किस वो भी कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल है। तो wire is, this copper is also ductile material, this gold is also ductile material and aluminum is also ductile material। बाकी अगर आप चाहते हो जानना, you can search on Google, आप देख सकते हो कि और कौन कौन से डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। देखिए होता क्या एक्चुअली इस डक्टाइल मटेरियल में, समझ लीजिए। डक्टाइल मटेरियल जो है इसका रप्चर पॉइंट जो है वो बहुत दूर होता है। इट मींस जब इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, उसका जो है रप्चर पॉइंट जो है वो थोड़ा ज्यादा दूर होता है। इट मींस अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, इसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट परमानेंट स्ट्रेन का फायदा उठाते हुए जिन मटेरियल्स में प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, तो हम उनकी वायर्स बनाते हैं, उनकी शीट्स बनाते हैं। तो दैट्स वाई जो हम वायरिंग यूज करते हैं ना, तो अगर हम कॉपर की किसी भी, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कॉपर, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉपर की वायर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई कॉपर की वायर है, इसका कुछ डाया है, इसका कुछ डायमीटर है, ठीक है। तो मैं इस पे जब फोर्स लगाऊंगा ना, तो व्हेन आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस वायर, तो मैं देखता हूं कि इसका डाया कम होता जा रहा है, उसका डाया कम होता जा रहा है। देखिए लेट मी ट्राई टू मेक इट वेरी क्लीन, ओके, सो दैट यू गाइस विल अंडरस्टैंड। देखिए ये मेरे पास एक वायर है, एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर मैंने आपको अभी बोला, कॉपर जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। एंड जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो मैं ये देखता हूं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो इसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आता है। अब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ओके, लेकिन इसकी मोटाई जो थी वो नहीं रहेगी, इसका डाया जो था वो नहीं रहेगा। तो इट मींस ये तो इसकी तो लेंथ जो परमानेंट स्ट्रेन आ गए, लेकिन रप्चर पॉइंट पर जल्दी नहीं पहुंचा, मींस जल्दी ये मटेरियल टूट नहीं गया। उसके बाद फिर हम अगर इसमें और फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हम ऐसा देखेंगे कि ये जो मेरे पास मटेरियल है ये बहुत पतला हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, जिसकी हम वायर भी बना सकते हैं। आपको आई समझ बात? हम ये डक्टाइल मटेरियल्स किन मटेरियल्स को बोलेंगे? तो लाइक हमारे पास कॉपर वायर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ what type of materials? Ductile materials. Okay, so one more type of material is that are the ductile हमने डिस्कस किया, that is brittle materials। हम किनको बोलेंगे? ब्रिटल्स, जैसे हमारे पास बिस्किट होता है, टक से टूटता है, तो वैसे ही मटेरियल्स होते हैं ब्रिटल। तो ब्रिटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक रीजन जो है वो काफी कम होता है, जिनमें स्मॉल प्लास्टिक रीजन होता है, तो उन मटेरियल्स को हम बोलेंगे दीज मटेरियल्स आर ब्रिटल मटेरियल्स। तो फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं, देखिए इट मींस प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल है, तो यहां से मींस ये जो है प्लास्टिक रीजन बहुत कम है, मींस ये ब्रिटल मटेरियल्स जल्दी अपने रप्चर पॉइंट तक पहुंच जाएंगे एंड टूट जाएंगे। एंड फॉर एग्जांपल बात करेंगे, जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है, वो होते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। बिकॉज बचपन में खेला होगा, जब कभी मैंने वैसे बहुत शीशे तोड़े हैं, गिलास तोड़े हैं, कि जब भी मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी बॉल पता नहीं क्यों हमेशा जाके ग्लास को ही लगती थी। तो मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं थी, वैसे शीशे की गलती, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास और एक मटेरियल होता है, दैट इज जिसे हम बोलते थे हड्डियां। जो हमारे पास, देखिए नाम याद नहीं आ रहा, हड्डियां
हड्डियां जो बोन्स होती है ना, बोन्स भी हमारे पास कौन सी मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल होती है, वो भी ब्रिटल होती है, मींस उनका भी जो रप्चर पॉइंट है वो बहुत करीब है, दैट्स वाई जल्दी टूटती है। तवे अड्ज हस्पताल खोलन दो खुद नई, तवे अड्ज डॉक्टर दो खुद ज्यादा दबा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है। चलो इसी तरह हमारे पास थर्ड मटेरियल दैट इज इलास्टोमर्स, दैट आर इलास्टोमर्स। तो जो हमारे पास हड्डियां होती है ना, वो भी किस टाइप ऑफ मटेरियल होती है, वो भी होती है ब्रिटल मटेरियल, दैट्स वाई उनका रप्चर पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए जो ही इधर इधर होता है हड्डियों को क्रैक, तो फिर जाना पड़ता डॉक्टर के पास, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो उसके बाद वी हैव थर्ड वन दैट उनको मैं बोलता हूँ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स हम किनको बोलेंगे, जिनमें नो प्लास्टिक रीजन, जिनमें कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं है, ओनली इलास्टिक रीजन, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलास्टिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रबर है, जो रबर है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, बिकॉज इनमें क्या होता है, देखिए अगर इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ इलास्टिक रीजन होता है। अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो इनमें सिर्फ होता है, फॉर एग्जाम्पल इनमें कोई प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है। देखिए या तो ये इलास्टिक बिहेव करेंगे ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक इनमें क्या होता है, प्लास्टिक रीजन। जो बी से लेकर डी तक इनमें होता ही नहीं है, फिर या तो टूट जाएंगे या इलास्टिक बिहेव करेंगे, या तो इलास्टिसिटी शो करेंगे या तो टूट जाएंगे। तो वी कॉल ऑल दोज मटेरियल्स जिनमें प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी ना हो, तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज अवर प्लास्टिक सॉरी और कॉल्ड एज इलास्टोमर्स, जिनमें नो प्लास्टिक रीजन ओनली इलास्टिक रीजन। एंड बेस्ट एग्जांपल है rubber. So my dear friends, hope you understand each and everything. So thanks for watching. This was all from my side today. If you like the video, don't forget to share the video with your friends so that all of us will get the benefit. Thank you. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.